Assalamu alaikum everyone. Let's start today's lecture, which is dedicated to numerical problems of chapter number 26, electric current. तो मैं इस दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि बजाय कि मैं वर्चुअली आपके साथ टाइप करूँ, हर चीज़ें करूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने जो मेरे नोट्स थे, मैं उन्हीं को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो उसी पे हम मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ साथ देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या हैं और उनकी अप्रोच क्या हो सकती है। और फिर मैं यहाँ पे आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूँगा ताकि एक जो वीडियो की लेंथ है वो कम बन जाए और उसका टाइम भी सेव हो जाए। तो फिलहाल आप मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं, अगर कोई इशू होगा तो उसको हम रीड फिर से दोबारा कर लेंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम जो कि हमने आज डिस्कस करने हैं। जो सैम्पल प्रॉब्लम है वो सिर्फ दो ही है चैप्टर ये 26.02 एंड 26.04। तो 26.02 मैं करूँगा और जो 4 वाला है वो आप करेंगे। काफ़ी आसान है, सॉल्व हुआ होगा तो कोई मेरे लिए प्रॉब्लम्स होंगे, उनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो काफ़ी आसान हैं। तो जो काफ़ी आसान होंगे अगेन वो आप करेंगे। वैसे सारे ही आसान होते हैं, लेकिन जो थोड़े ट्रिकी होंगे वो मतलब तो उस पे हम बात करेंगे। So I'll just give you an idea how to set up the problem. So once we establish that, so you will do your algebra. Okay, so let's start with the sample problem. तो सैम्पल तुम स्टेटमेंट अभी मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास हाथ में बॉक्स फॉर्म या फिर हार्ड फॉर्म पड़ी हुई है बुक की, क्योंकि अब मैं स्टेटमेंट मोस्टली रीड आउट नहीं करूँगा, वो आप वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एसेंस बताऊँगा कि उसमें क्या क्या गिवन है, आपको आपने मतलब क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपके पास एक सिलेंडर है, तो उसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसका जो रेडियस है वो आर गिवन है आपको, और आपने रेडियस जो है वहाँ रेडियस गिवन है आपको, और उसके जो सेंटर से जो सेंटर से आर बाय टू से लेकर आर तक जो उसका करंट डेंसिटी है वो भी गिवन है, वो है 2 × 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दिस रीजन। जो हमारे पास जे है वो कांस्टेंट है, सेम है। आप जिस मर्जी आर बाय टू से लेकर आर तक जितने आप दरमियान में मूव करोगे, आपका जो जे है वो कांस्टेंट रहेगा। तो he demands you have to find out the electric current between r by 2 to r। तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ जो ये रेडेड शेडेड एरिया है, मुझे सिर्फ इसका इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है मैं सिर्फ वही फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल पता है कि अगर मुझे जे और करंट का एक रिलेशन है कि मतलब जो जे है दैट इज इक्वल टू द करंट ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मेरे को मुझे करंट गिवन है और मुझे जे गिवन है, तो अगर मैंने करंट निकाला तो सिंपली आई टाइम्स एरिया। तो अब एरिया मैं पूरे सिलेंडर का नहीं निकाल रहा, पहली चीज़ ये है, बिकॉज मुझे एरिया सिर्फ शेडेड जो मैंने शेड किया हुआ रेड से मैंने उसका एरिया निकालना है। अब जो उसका एरिया होगा वो होगा कि आपके पास जो पूरे का एरिया है, मतलब पूरे 0 से लेके आर तक जो पूरा आपके पास एक सिलेंडर है, उसका पूरी आर आप उसका एरिया कंप्यूट कर लो, जो पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद जो आपका स्मॉलर आपका जो सेगमेंट है जो ओरिजिन से आर बाय टू तक है सिलेंडर, उसका आप एरिया कंप्यूट कर लो। वो होगा मतलब पाई, उसका जो रेडियस होगा वो आर बाय टू है, तो आर बाय टू का स्क्वायर। जो अब फुल एरिया में से जो दरमियान वाला एरिया माइनस करोगे तो आपको शेडेड वाले एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि हमने ये कंप्यूट कर लिया। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे आपको ये आ जाएगा एरिया ऑफ द मतलब रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपके पास। उसकी वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आप इजीली अपना करंट कंप्यूट कर लोगे। और दैट्स क्वाइट सिंपल आई गेस। या तो पार्ट बी में ही स्टेट्स के जब जैसे आपको देख लो कि पार्ट ए में आपके पास जो जे था कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, जो बी पार्ट है उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है इट इज नॉट अ कांस्टेंट बट वेरी विद द डिस्टेंस आर। तो अब जैसे जैसे आप मतलब आर बाय टू से आर से मूव करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो जे है वो डिफरेंट होता चला जाएगा। तो इस केस में आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, अगेन उसने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन दे दिया है, आपको जे बता दिया है वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, और आप उसको जे की एक्सप्रेशन दे दिया, आपको एरिया दे दिया है। तो या यू हैव टू फाइंड आउट
इसने वो एरिया नहीं दिया, उसने आपको जे दिया है, और उसमें जो ए है, जो कि कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट ए, आप उसमें कुछ वैल्यू दे दी है, वो कांस्टेंट है। तो आपने करंट फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि जे इज इक्वल टू करंट ओवर एरिया। वो ये एक्सप्रेशन तब वैलिड जब आपके पास यूनिफॉर्म मतलब करंट एनर्जी, जैसे जो जो आपने एक्सप्रेशन यूज की है, कि तब वैल्यू जब आपके पास यूनिफॉर्म करंट जे हो। तो अब जो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास, तो अब हम ऐसा करेंगे जैसे हम अपने प्रीवियस स्कीम्स को फॉलो करते हुए आए हैं, कि हम उस पूरे जो हमारे पास ए सेगमेंट है उसको स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे, और उसको इतना स्मॉल करेंगे कि हमें वो जो आपका करंट डेंसिटी है सीम्स यूनिफॉर्म। तो हमने वही काम किया, ये मेरे पास पूरा जो एक डिस्क टाइप की चीज बन रही थी, मैंने उसको रिंग में कन्वर्ट किया, मतलब मैंने यहाँ से सिर्फ जो ये वाली पार्ट है इसमें एक रिंग बना दिया। तो मैंने देखा कि जो इस पूरे पार्ट में है ना, जो कि मैंने पूरा जूम लिया किया हुआ है। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये एट अ रिंग, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा अगेन वो r/2 ही था। तो ये जो r/2 से जो है स्मॉल, मैंने एक रिंग बना लिया। अब इसके अंदर जो ये वाला जे है, दैट दैट सीम्स दैट सीम्स यूनिफॉर्म। तो उस केस में हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि जे डॉट डी ए। अब इसके अंदर जो मतलब एरिया की डायरेक्शन होगी, वैसे एरिया की वही जे की डायरेक्शन होगी, हम सारी बात एक लेक्चर में कर चुके हैं। तो बट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट। तो हम किस तरीके से करेंगे, अब देखें, अब ये जो जे है, अब ये तो अगर मैं निकालूंगा ये वाला जे डॉट डी ए इक्वल टू आई, ये तो आएगा। अभी जो ये वाली चीज है, ये जो करंट आया है, ये सिर्फ इस रिंग में से जो पास करा उसका करंट आया है, मगर मैंने तो इस रिंग का पास नहीं करना, मैंने तो r/2 से लेकर ऑनवर्ड फाइंड आउट करना है। तो मतलब मैंने यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, जो मेरा मतलब जो भी इधर पूरा वाला वो बना हुआ था, जो कि यहाँ से लेकर ये पूरा आर था हमारे पास। तो मैंने तो r/2 से लेकर यहाँ तक मैंने करंट कंप्यूट करना है। तो उसके लिए मैं इसको इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा। अब जो जे वाला जे है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेके आ सकता, बिकॉज ये हर जगह हर पॉइंट पे वेट ही कर रहा है। तो मुझे जो एरिया है वो रिंग, जो मैंने रिंग कंसिडर किया हुआ था, तो मैंने उसका रिंग का एरिया 2πr/dr जो उसका एरिया होता है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे जे का एक्सप्रेशन पुट किया ए आर के। अब जो चीज़ें में से कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल ली, और जो मेरी लिमिट्स हैं वो r/2 से लेकर इस पॉइंट से लेकर जो फाइनल पॉइंट तक है वहां तक जाएंगी। तो r/2 से r तक मैं लिमिट लूंगा। अब ऐसा हुआ कि मैंने पहले स्मॉलर रिंग लिया जो कि ये वाला है, जेड वाला। फिर उसके बाद जब मैंने उसका कंप्यूट किया, तो फिर मैंने एक दूसरा रिंग लिया जो कि मैं जिससे मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रीन पर। फिर मैंने एक ग्रीन वाला लिया, उसका मैंने कंप्यूट किया। फिर मैंने फिर उसके ऊपर वाला एक रिंग लिया, उसका कंप्यूट किया। इस सबको मैंने सम अप कर दिया, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अगर मैं कंटिन्यूस सम करूँगा तो मैं उसको इंटीग्रेट कर रहूँगा। तो मैंने वो इंटीग्रेशन परफॉर्म की। मैंने कहाँ से शुरू की, मैंने r/2 से लेकर r तक मैंने सारे सारे इंटीग्रेशन सम अप, सारे जो सेगमेंट्स हैं वो सम अप कर दिया, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में इंटीग्रेशन ही होती है। अब जब पूरी इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ए जो मेरे पास वो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नेगेटिव बाहर चली जाएगी, 2π भी है, 2π भी कांस्टेंट है, वो ए मतलब इंटीग्रेटिव बाहर चले जाएगा, और अंदर बचेगा r⁴। अब r⁴ की इंटीग्रेशन होती है वो r4/4 होती है, और फिर आप लिमिट पुट करोगे, पूरी वैल्यू से सेट करोगे, तो आपको जो करंट है ये मिल जाएगा। ठीक, मैं दोबारा से स्टेट करूँगी, बस आपका करंट जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपने उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेके आना। तो आपने सिंपल पहले उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है, जिसमें आपको जो जे है सीम फ्लैट और मतलब सीम यूनिफॉर्म, और फिर आपने उसकी मतलब उसका करंट फाइंड आउट करना है। फिर आपने दूसरा एक सर्फेस देनी है जिसमें मतलब जे कॉन्स्टेंट होगा, उसका ही कंप्यूट करना है। इस तरह करते करते उस पॉइंट तक जाना जहाँ तक आपने करंट कंप्यूट करना है। ये सारे कलर को सम अप कर दोगे, एक दिखा ये है। या तो फिर आप एक रिंग का कंप्यूट करो, उसको इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, वो भी आपको सेम आई देगा। ठीक है, तो हमने बात की सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम वो आप खुद करेंगे। तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, जो एक्सेस प्रॉब्लम है। अगेन जो प्रॉब्लम नंबर 1 है काफ़ी आसान है। वो उसमें क्या है कि आपको मतलब टाइम दे दिया गया है,
करंट की वैल्यू दे दी गई और आपको कहा कि आप चार्ज बता दें, तो आपको सिंपल पता है कि आप यहाँ पे जो है अपना आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो आपको अगर मतलब टाइम पता है और आपको मतलब करंट पता है तो आप चार्ज निकाल लोगे। अभी तक वो काफ़ी सारा तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट करता हूँ। इट स्टेट दैट अ चार्ज बेल्ट 50 centimeter wide travels at 30 meter per second between a source of charge and a sphere. The belt carries charge into the sphere at a rate corresponding to 100 microampere. Compute the surface charge density on the belt. ये चीज आपने देखना कि आपने कंप्यूट क्या करना है। इट स्टेट्स यू हैव टू कंप्यूट द सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट करंट सरफेस करंट डेंसिटी। द डिफरेंस बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस करंट डेंसिटी। हमने चैप्टर में ऑब्वियसली पता हमने करंट डेंसिटी पढ़ी, तो आप ये ना समझिए कि आपने करंट डेंसिटी कंप्यूट करनी है। यू हैव टू कंप्यूट चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो किससे अच्छा उसने आपको कहा हुआ है कि अगेन आपको एक चार्ज यहाँ पड़ा है, एक स्फीयर यहाँ पे पड़ा हुआ है और जब हमने एक बेल्ट उसको मूव कर रही है, उस बेल्ट की आपको विड्थ गिवन है। ओके, तो वो किस स्पीड से मूव कर रही है, वो वेलोसिटी गिवन है और वो कितना करंट कैरी कर रही है वो भी गिवन है। तो आपने कंप्यूटर एक जो चार्ज डेंसिटी है जो कि वो स्पीड को प्रोवाइड करेगी, आपने वो कंप्यूट करनी है। हमें पता चार्ज डेंसिटी है वो क्यू ओवर ए होती है, फिर टोटल चार्ज ओवर एरिया होती है। तो अब हमें चार्ज नहीं पता बट कि वो कितना चार्ज मतलब अकोमोडेट करेगी उसके ऊपर, मगर हमें करंट पता है। तो हमें करंट की वैल्यू दी है कि वो कितना 100 माइक्रो एम्पियर करंट फॉलो कर रही है। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी के बराबर होता है। हमारे पास भी टी नहीं है मगर डोंट वरी अबाउट इट। तो जो एरिया होता है आपको पता सिंपल लेंथ इंटू विड्थ होता है। आप इसको इस मैक्सिमम भी लिख सकते हो। और अगर मैंने लेंथ को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो आप सिंपल एफ इज इक्वल टू वी टी के एक्सप्रेशन से आप वी टाइम्स टी कर देंगे। अब वेलोसिटी आपको पता है, जिस वेलोसिटी को बेल्ट मूव कर रही फ्रॉम चार्ज टू स्फीयर। तो अब देखेंगे ये यहाँ पे जो टाइम हो ये टाइम में गेट कैंसल आउट। तो हमारे पास बचेगा आई ओवर वी इंटू वेट। अब देखें आपको उस बेल्ट की विड्थ गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है, वो करंट गिवन है। अब जस्ट प्लग इन द वैल्यू तो आप हैव कंप्यूटेड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर जो 5 है स्टेट्स अ बीम कंटेन्स 2 into 10 power 10 doubly charged positive ions per cubic centimeter, all of which are moving north with the speed 1 into 10 power 5 meter per second. What are A part, a magnitude, B, direction of current density, and C, what additional quantity do you need to calculate the total current I in this ion beam? ओके, तब उसने कहा कि आपके पास एक चार्ज बीम है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 2e है, मतलब पॉजिटिव डबल चार्ज है। और कितने चार्जेस हैं, कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो गिवन है आपको, और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो गिवन है। तो पहली बात उसने कहा कि आप मुझे करंट डेंसिटी बता दो, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। और सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको कोई एडिशनल क्वांटिटी की रिक्वायर्ड है करंट कंप्यूट करने के लिए, तो उसके बाद में आते हैं। तो अगर मैंने ए निकालना है तो मुझे सिंपल पता है कि मैं जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था वेलोसिटी का और करंट डेंसिटी का, विच स्टेट्स दैट एन ई वी डी। हमने ये चीज ड्राइव की थी क्लास के अंदर, टेस्ट के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे भी आपको अगर सिंपल ये एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, मगर जब हमें ये रिजल्ट ड्राइव करे थे तो हमने ये असम्पशन लगाई थी कि हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि मतलब ड्रिफ्ट कर रहा है विद वी डी वेलोसिटी से। मगर यहाँ पे जो उसने हमें इम्पोज किया हुआ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं वो टू टाइम्स पॉजिटिव टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका जो अब एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा, जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है एन क्यू वी डी। अब जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पता हो और वो जो चार्ज है वो कितना चार्ज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब 1e कर रहे हैं, 2e कर रहे हैं, 3e कर रहे हैं, वो पता हो और सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जनरल एक्सप्रेशन। अब आपको क्यू पता है वो 2e है, एन पता है वो पता है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है वो आप वैल्यू पुट करेंगे, आप उसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट कर लेंगे। अब हमने एक बात की थी कि उसमें पूछा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता है अगर तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो फिर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो उसने कहा जो मतलब चार्ज कैरियर्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन वो टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली वो जो जे की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्थ होगी। सेकंड थिंग कि आपको करंट कंप्यूट करने की एडिशनल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो देखिए करंट कंप्यूट करने के आप कैसे कंप्यूट करेंगे, आई इक्वल टू जे टाइम्स एरिया। तो अब यहाँ पर आपको जे तो पता है,
ठीक है, मगर आपको एरिया नहीं पता कि आपको किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब वायर है, सिलेंडर है, स्फीयर है, आपको ये नहीं पता। तो जब आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन का, सिमेट्री का नहीं पता, तो यू कांट कंप्यूट द करंट। तो या वी नीड एरिया एज वेल टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट्स आवर प्रॉब्लम। Again, problem number 7 has quite easy, let's restate the statement. It said, मतलब बताएगा fuse क्या होता है? Fuse in an electric current is a wire, a fuse in an electric current is a wire that is designed to melt and therefore open the circuit. Okay, when the current exceeds a predetermined value, तो उसने क्या आपके पास अगर जो करंट डेंसिटी है वो गिवन हो, जो कि है हमारे पास 440 ampere per centimeter. Okay, what diameter of cylindrical wire should be used to make a fuse? What will that will limit the current? आपको करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द cylindrical wire. तो एक्चुअली में आपके पास एक सर्किट होता है, उसमें आप फ्यूज लगाते हो। अब उस फ्यूज के आप एक प्री डिटरमिन्ड वैल्यू सेट कर दो, जब इस वैल्यू से करंट ज़्यादा हो, जो फ्यूज की वायर है वो मतलब मेल्ट हो जाए और आपका फ्यूज मतलब ओपन, उस सर्किट को ओपन कर दे, और फिर ताकि करंट फ्लो ना करे, बाकी मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। जी। तो अब उसने कहा कि आपने एक नया फ्यूज डिज़ाइन करना है, उसमें आपने लिमिट ये रखनी है कि जब भी आपका करंट जो है ना वो 0.5 एम्पीयर से ज़्यादा होएगा ना, और जो उसकी करंट डेंसिटी है वो भी आपको वैल्यू दे दी गई है, तो इनसे अगर इन वैल्यू से ज़्यादा होगा तो फ्यूज कर दें। तो उसको बनाने के लिए आपको कितना डायमीटर की वायर रिक्वायर्ड होगी? तो फिर तो हमें पता है कि J इज इक्वल टू करंट ओवर एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल वायर, तो यू नो एरिया फिर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एरिया, आपको आई गिवन है, आपको जे गिवन है, आपने आर निकालना है, तो ये आपको आर दे देगा, ये रेडियस। तो in order to find the diameter, just simply multiply with 2, and this is your diameter of the wire which is needed under these circumstances or given conditions. Okay. प्रॉब्लम नंबर 8 हाईली रिकमेंडेड एंड ये आपको खुद करनी है, काफ़ी इजी है, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है, हाँ, जो मैंने आपको सैम्पल प्रॉब्लम 2 करवाई है। अब उसका करवाने का मकसद यही था कि क्योंकि जो वो सॉल्व एग्जाम्पल है, अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर समझ, ड्यूरिंग सेशन समझ ना भी आ रहा होगा हुआ होगा, तो आप जाके अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं और मतलब उसके बाद आप देख सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम नंबर 10 है ना, ये इट्स क्वाइट सिमिलर टू दिस सैम्पल प्रॉब्लम। तो ये भी आपने खुद करनी है, कोई मसला होगा तो हम इसको फिर देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 12 था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया कि उसमें एक मतलब, हाँ उसमें मतलब डाटा में कोई इशू है, उसे इसमें हमने हम तो कोड से चूज कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 13 भी आपने करनी है। सर ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, मतलब इस चीज़ जिसमें आपको मतलब अगर एक्सप्रेशन पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो आप इजीली मतलब आपको अगर जैसा पहले आपको पता वो जो वेलोसिटी पता है तो आप जे कंप्यूट कर सकते हो, आपको करंट वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, आप चार्ज कंप्यूट कर सकते हो। तो एक जो आपको प्रॉब्लम क्या है आपको खुद करना है, ये इसी टाइप की प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये हमारे उससे रिलेटेड हो गया। अब हम चलते हैं अपने रेजिस्टिविटी के ऊपर। मेरा जो प्रॉब्लम नंबर 15 है ना, इसको बजाय कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के ना, मैं इसको आपको मतलब लाइव एक्शन पे ना उसको सॉल्व करते हैं, ताकि उसको मतलब आसानी हो समझने में। मतलब मैंने फील किया था कि पिछले सेशन में कि बच्चों को इसमें मसले होते हैं। तो लेट मी ओपन माय नोटबुक। जी, तो प्रॉब्लम नंबर 15। अब मैं उसको जरा स्टेट कर लूँ यहाँ से, मतलब अगेन ये आपने प्रॉब्लम खुद भी मतलब स्टेटमेंट पढ़नी है। तो स्टेटमेंट क्या है? अ कॉइल इज फॉर्म बाय वाइंडिंग 250 टर्न्स ऑफ insulated 16 gauge copper wire whose diameter is 1.3 millimeter in a single lay on a cylindrical form of radius 12 centimeter. What is the resistance of the coil? अब सिनेरियो ये है कि आपके पास एक कॉइल है। अब कॉइल क्या होती है ये अभी हमने बात नहीं की है एक्चुअली में। तो
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे चैप्टर नंबर 28 और हम डिटेल में बात करेंगे, 29 में डिटेल में बात करेंगे कि कॉइल क्या होती है, सोलेनॉइड क्या होती है, टोरॉइड क्या होता है। मगर राइट नाउ अगर आपको नहीं पता कि कॉइल क्या होती है तो कोई मसला नहीं है। उसकी जो नाइवली डेफिनेशन है वो यही है कि आपका कोई भी वायर है, आप उस वायर को पकड़ो, उसको टर्न करना शुरू कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल पेन, और अगर मेरे पास कोई वायर है तो अगर उस वायर को इसके अराउंड बाइंड करना शुरू कर देता हूँ तो जो शेप बनेगी वायर की, दैट एक्ट लाइक अ कॉइल, जिसको हम कॉइल कहते हैं। मतलब ये इसकी नाइवली अब समझने की डेफिनेशन है। बाकी जो प्रिसाइज स्टेटमेंट तो हम जब चैप्टर को स्टडी करेंगे तभी बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो अभी कॉइल अपना फॉर्म कैसे दिख रही है, समझे कि आपको एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, आपने एक वायर ली, उसका अभी उस वायर का जो डायमीटर है वो गिवन है। आपने उस वायर को इसके अराउंड कर्ल करना शुरू किया, कितने टर्न आपने वाइंड की, 250 टर्न थी, ठीक। और क्या, और जो इस और जो उसका रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर बनेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। तो अब इसमें जो गिवन डाटा उस पर हमने बात करनी है कि डायमीटर गिवन है वो किसका गिवन है और रेडियस किसी का गिवन है। तो अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या क्या डायमीटर की। अब ये डायमीटर वो गिवन है वायर का, डायमीटर ऑफ वायर 1.33 मिलीमीटर। ओके, तो आपने इसको टर्न्स कितने देने हैं, 250 टर्न आप दोगे कॉपर वायर को, और वो जो कॉइल फॉर्म करेगी उसका जो रेडियस होगा, अब ये रेडियस वायर का रेडियस नहीं है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, तो उसका है वो होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अगेन मैं ये अस्यूम करता हूँ कि आप इस मिलीमीटर को मीटर में शिफ्ट करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपने मतलब आई गेस अगर खुद करेंगे तो अब अगर आप ऐसे पे काम करते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर हमारे पास एरिया या लेंथ गिवन हो तो हम अच्छा उसने कहा कि यू मे यूज द टेबल, या टेबल 26.1, उसमें आपको जो रेजिस्टिविटी है कॉपर वायर की वो गिवन है। वैसे तो अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रेजिस्टिविटी अमूमन दे दी जाएंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि उसकी मतलब क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये आपको मतलब नोन होगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी मैं लिख देता हूँ, वो क्या है, वो है 1.6 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर, ठीक है। तो अब आपने कंप्यूट करना है आर, तो आर आपने कंप्यूट रो एल ओवर ए, ये हमने क्लास में एक्सप्रेशन टाइप किया था। तो अगर मुझे रो मुझे गिवन है, अगर मुझे किसी तरीके से लेंथ पता चल जाए, कौन सी लेंथ, लेंथ ऑफ अ वायर दैट फॉर्म द कॉइल एंड द एरिया, विच एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, ओके। तो अगर ये चीज़ें मुझे कंप्यूट हो जाए तो मैं इजीली अपना रेजिस्टेंस कंप्यूट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द एरिया। तो अगर मेरे पास सिलेंडर है तो जो मुझे पता है कि ये सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन arises कि which areas should we use? Should we use the area of the should we use the radius of the wire or the radius of the coil? So you have to compute the area of the section area of the coil. So it must be that you should use the radius of the coil. Okay. तो आपको जो रेडियस है कॉइल का वो गिवन है, उसका मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरा एक्सप्रेशन आएगा, वहाँ पे अभी पुट करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.33 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब आपने कंप्यूट करनी है लेंथ। अच्छा, लेंथ तो ऑब्वियसली बात आप पूरी वायर भी कंप्यूट करोगे, तो जो लेंथ कंप्यूट करोगे तो वो होगी 2 पाई। अब जहाँ पे अब आप यहाँ पे आर कौन सा यूज करेगा, आर अपना कॉइल वाला नहीं आएगा, आर आएगा जो उसकी जो, जो उसका रेडियस, जो उसका डायमीटर है वायर का, इसका। अब यहाँ ये को डायमीटर दिया हुआ है वायर का, तो अब आपने अगर निकालना हो रेडियस, आप सिंपल उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो वो आपको वो दे देगी, इधर पुट करोगे। ये अब ये जो पूरी चीज़ है ना, दिस वन, ये तो है अगर एक टर्न होता, मतलब आपके पास एक वायर थी, उसका रेडियस गिवन था आपको, तो आपने 2 पाई आर किया, आपको एक टर्न मिल गया। मतलब आपने कॉइल फॉर्म करनी है, कॉइल तो
अगर आपने एक वायर ली उसको ऊपर पूरा टर्न किया तो मैंने 2 पाई आर का सर्कमफ्रेंस कवर किया, मगर ये तो एक टर्न था। आपने जो कॉइल फॉर्म करनी है वो आपने 250 टर्न्स देनी है, तो आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 250 टर्न्स के साथ। तो ये जो पूरी चीज़ है ये आपको देखिए टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो कि फॉर्म कर रही होगी कॉइल को। ओके, तो जब इसको आप उधर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 188.5 मीटर। अब आपके पास लेंथ भी है, आपके पास एरिया भी है, आपको तो वो भी गिवन है। आप सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो आएगी 2.4। लेट्स गेट बैक टू आवर। तो यहाँ पे मैंने वही सारा काम किया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 17, 18, 19 ये आपके ऊपर है, ये योरसेल्फ। So let's move towards question number 23rd, which states when 115 volt voltage is applied across a wire that is 10 meter long and has 0.33 millimeter radius. The magnitude of the current density is also given, which is 1.4 times 10 to the power 8 ampere per meter square. Find the resistivity of the wire. आपको वोल्टेज गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, जे गिवन है, रो गिवन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा अगर आपने जब आपको रो और जे गिवन होगा आपने एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ था जो कि रिलेट करता था इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड करंट डेंसिटी को। ओके, तो अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अब आपको पता है जो मतलब जे है वो ई ओवर रो हो जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, लेकिन एक्चुअली आपको पता है बिकॉज आपको वोल्टेज गिवन है। तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का पिछले चैप्टर से आपको रिलेशन पता है कि वो वी ओवर लेंथ होती है। अब आपको लेंथ भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, रो भी गिवन है। जस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑफ रो, तो यू कम अप विद दिस एक्सप्रेशन, जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड दिस इज आवर resistivity of the wire. Okay, so let's move the last problem, which is 29. A potential difference of 3 nanovolts is set up across a 2 centimeter length of copper wire that has a radius of 2 millimeter. How much charge drifts through a cross section in 3 milliseconds? आपको आपने वोल्टेज अप्लाई किया, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, यू हैव टू कंप्यूट द चार्ज और उसका जो कितना टाइम है वो भी गिवन है। तो अब अगर चार्ज कंप्यूट करना है तो सिंपल चार्ज के लिए आप यूज करोगे आई क्यू इक्वल टू आई टी। आपको टी तो गिवन है, टी गिवन है आपके पास, मगर आपको आई गिवन नहीं। तो आई के लिए आप करोगे, अच्छा अब आप आई के लिए क्या यूज करोगे, आपको वोल्टेज गिवन है तो आपको पता है कि आप ओम का अप्लाई कर दो, वी ओवर आर। ठीक है, अब अगेन वी गिवन है मगर आर गिवन नहीं है, तो आर किसका निकालोगे, आपको लेंथ गिवन है। ठीक, तो और उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी भी एग्जाम में गिवन होगी, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, लेंथ गिवन है, और वो सिलेंडर है तो पाई आर के आपको रेडियस भी गिवन है। तो यहाँ से आप आर कंप्यूट कर लोगे, आर को कंप्यूट करके इधर इंसर्ट करोगे, आप करंट कंप्यूट कर लोगे, करंट को इधर इंसर्ट करोगे, टाइम टी उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको चार्ज मिलेगा जो कि ये आता है। तो मतलब अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस प्रॉब्लम के अंदर है तो काफ़ी आसान, मगर उसके लिए जिसको फार्मूला फिंगर टिप्स के होंगे उनको पता है कि चार्ज एक आई इंटू टी है, आई अननोन है, हाउ आई कंप्यूट आई जी। तो अब आपको क्या, मैंने आई यूज आई तो इस तरीके से भी मैंने कहा सकता हूँ जे इंटू ए, और यहाँ पे मैं मतलब कर दूँ पाई आर के, मगर अगेन यहाँ पे आपको जे नहीं पता और आपको गिवन डाटा में भी जे नहीं है, इसका मतलब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको गिवन क्या है, आपको वोल्टेज गिवन है, तो दिस इज द इंडिकेशन, इज द हिंट दैट यू हैव टू यूज ओम लॉ। तो ओम लॉ यूज करेंगे तो ये मतलब आप देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो रेजिस्टेंस के लिए आप रो एल ओवर ए कंप्यूट करोगे और फिर वहाँ से आप हर चीज़ करोगे। दैट्स अ स्ट्रैटेजी। जैसे आप इस पिछले प्रॉब्लम के अंदर आपको वोल्टेज गिवन था, जे गिवन था और रो निकालना था, तो ई इक्वल टू रो जे से आपको आई का गिवन निकाल सकते हो, मगर आपको पता है कि आपको ई नहीं पता, तो ई आपको पता रिलेट करता है वोल्टेज के साथ। मतलब ये इस काइंड ऑफ फन गेम के आप किस तरह फार्मूला से खेलते हो, मतलब किस तरह इसको कंप्यूट करते हो। तो बाकी मैंने प्रॉब्लम कहे थे जो 31 32 वो मैंने ऊपर मेंशन किएगा, देख लीजिएगा, वो अगेन आपने करने हैं।
कोई इशू होगा तो हम इसको हमारा सेशन होगा उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टॉप हेयर। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।